अच्छा, सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट या सिंगल कैंडल पुल बैक के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वही वाली बात है कि हमारे पास पुल बैक किसको कहा जाता है। पुल बैक कहा जाता है कि हाईएस्ट हाई वाली जो कैंडल है हमारे पास, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कैंडल के लो के नीचे जब प्राइस ट्रेड करना शुरू कर देगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा पुल बैक स्टार्ट हो गया, इनिशिएट हो गया। और जिस वक्त हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से ऊपर मार्केट ऐसे ट्रेड कर जाएगी तो ये हमारा पुल बैक मुकम्मल हो गया। ठीक है, शुजात भाई काइंडली म्यूट कर लें, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये पुल बैक इनिशिएट हुआ और यहाँ पे जाके हमें पता चल गया कि अच्छा पुल बैक मुकम्मल हो चुका है जब इस कैंडल से ऊपर प्राइस ने ट्रेड कर दिया। और हमने ये कैंडल क्यों सेलेक्ट की हुई थी, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ कैंडल्स में सबसे ज़्यादा ऊंचा हाई इस कैंडल का था। अभी ये जो कैंडल बनी है इसने ये वाला हाई ब्रेक किया है, अदरवाइज़ इससे ऊंचा या इससे हाईएस्ट वैल्यू किसी भी कैंडल की नहीं थी। तो इसको हम कहते हैं ये हाईएस्ट हाई वाली वैल्यू की कैंडल है। इस हाईएस्ट हाई की कैंडल से के लो से नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट ने एक करेक्टिव मूव या एक पुल बैक इनिशिएट कर दिया। अब ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे जब प्राइस ट्रेड कर रही है तो अब कोई पता नहीं कितना नीचे जाती है, कहाँ तक जाके फिर ये इसके ऊपर ट्रेड करती है। तो हम इसलिए इंतज़ार करते हैं कि मार्केट इस हाई वाली वैल्यू से ऊपर अगर ट्रेड कर जाए, बेशक विक भी आ जाए, देखें विक आ गई यहाँ पे, तो हमें पता चल गया करेक्टिव मूव अब ये मुकम्मल हो चुकी है। तो अब जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था कि हमारे पास जो ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव होती है उसको कहा जाता है इम्पल्स, अगेंस्ट द ट्रेंड, करेक्शन और फिर इम्पल्स। तो अब ये क्योंकि मार्केट इस हाईएस्ट वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर चुकी है तो अब हमें पता लग गया कि ये मार्केट ने ये नया इम्पल्स नीचे से यहाँ से स्टार्ट कर दिया हुआ है। और ये जो पोर्शन था ना, ये छोटा सा, इसको कहा जाता है करेक्शन। और अब ये नई इम्पल्स चल रही है। अब इम्पल्स कब तक जाएगी? वो जाती रहेगी जब तक हाईएस्ट हाई वाली वैल्यू के लो से नीचे मार्केट ट्रेड करने के बाद दोबारा से हाई से ऊपर ट्रेड नहीं कर जाती, तब तक इम्पल्स चलती रहेगी। ठीक है, तो इम्पल्स और करेक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीक़ाकार ये है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी, हाईएस्ट हाई वाली वैल्यू की कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और 1 2 3 कैंडल्स बनाई और चौथी कैंडल बुलिश बनने लग पड़ी। 2 कैंडल ये बुलिश बनी और इससे ऊपर आ गई, तो हमें पता चल गया कि ये करेक्टिव मूव जो थी ये इन 3 कैंडल्स की मदद से बनी थी और फिर ये 2 कैंडल्स ग्रीन बनी और ऊपर चली गई प्राइस, तो ये करेक्टिव मूव और फिर ये दोबारा नई इम्पल्स बन गई। अब अगर ये सारा कुछ हमारे पास एक ही कैंडल में होता, मिसाल के तौर पे 4 आवर की कैंडल हम देख लेते हैं, 4 आवर में नहीं है, 3 आवर की कैंडल देख लेते हैं। अब आप ये देखें कि 3 आवर तक की जो ये कैंडल है हाईएस्ट हाई वाली, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ये 5 कैंडल्स बनी हुई थी। यहाँ पे अभी कितनी कैंडल्स बनी हुई हैं? यहाँ पर हमारे पास ये देखें कितनी कैंडल्स हैं। ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है और उसके बाद अगली कैंडल से ऊपर ट्रेड कर गई। तो अब यहाँ पे आपको पता चला कि जो काम 1 आवर टाइम फ्रेम पे 5 कैंडल्स की मदद से हुआ था, 1 2 3 4 5 6वीं कैंडल है ये, और इसको मिला के 7 कैंडल्स। तो ये 7 कैंडल्स ने जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो काम किया है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे वही काम, सॉरी या 3 आवर टाइम फ्रेम पे वही काम 3 कैंडल्स की मदद से हो रहा है, जिसमें ये पहली और आखिरी कैंडल शामिल है। ठीक है, तो किसी और टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे तो अभी फ़िलहाल ट्रेड नहीं हो रहा। अब 3 आवर पे ये 3 कैंडल्स में हुआ, तो ऐसा मुमकिन था ना कि यही वाला काम
2 कैंडल्स की मदद से हो जाता। अब यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यही काम आपको 1 2 3 4 कैंडल्स में नजर आ रहा है। 3 आवर टाइम फ्रेम में 3 कैंडल्स की मदद से नजर आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये 7 कैंडल्स की मदद से नजर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी थी ना कि यही वाला काम 2 कैंडल्स की मदद से हो जाता। 2 कैंडल से क्या मुराद है कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे ये रेड वाली कैंडल नीचे ट्रेड करती और साथ ही ऊपर चली जाती। ये ग्रीन कैंडल अभी गई है ना वैसे तो ऐसा एन मुमकिन था ना कि ये रेड कैंडल ही इस कैंडल से नीचे ट्रेड करती और साथ ही ऊपर को ट्रेड कर जाती। तो फिर हम इसको क्या कहते कि ये सिंगल कैंडल पुल बैक बना है। ठीक है, एक ही कैंडल ने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे भी ट्रेड किया और साथ में ही ऊपर भी ट्रेड कर गई। तो ये एक कैंडल ने ही वो पुल बैक बना दिया जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको 7 कैंडल की मदद से नजर आ रहा है। 2 आवर टाइम फ्रेम पे आपको 4 कैंडल्स की मदद से नजर आ रहा है और 3 आवर टाइम फ्रेम पे आपको 3 कैंडल की मदद से नजर आ रहा है। तो अगर यही काम 2 कैंडल्स की मदद से अगर हो जाए तो उसको सिंगल कैंडल पुल बैक कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे या टाइम फ्रेम चेंज करके इस पुल बैक को बड़ी आसानी से इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इरफान भाई म्यूट कर लें। यस सर। ठीक है, तो एहसन भाई आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? सर मुझे समझ में तो है, लेकिन वो आपके जो साबका स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे अभी फिलहाल इसको कंसीडर ना करें। ऐसे तो आपने पिछली दफ़ा भी समझा दिया था, हमें समझ में आ गया था। बस कर लें कंसिडर, इसी तरीके से कर लें कंसिडर जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नज़र आए तो आप टाइम फ्रेम चेंज करके उसको कंसिडर कर सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप कंफ्यूज ना हो बस इस कॉन्सेप्ट से, कोई मसला नहीं है। आप इसका टाइम फ्रेम चेंज करें और अपनी आसानी के लिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पुल बैक, इंड्यूसमेंट, हाइज एंड लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के हवाले से अगर कोई भी चीज़ है तो अभी आप पूछ लें। जी सर जी, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी डेली का टाइम फ्रेम करें। जी जोहेब भाई। अच्छा सर जी, नीचे एक बहुत बड़ा पुल बैक बना, आपको पता ही है ये वाला? ये वाला जी, इसकी हाई को मार्क करें ज़रा। ये हाईएस्ट हाई वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। जी जी ये आ गई। बिल्कुल, चले इधर तक रहने दे। अच्छा सर, अगर पीछे से इंड्यूसमेंट ली थी इसने, तो वो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना था ना हमारा। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद इधर इंड्यूसमेंट कौन सी रहनी थी? पोटेंशियल इंड्यूसमेंट। अभी तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड नहीं किया ना। फर्ज करें कि अगर इधर चलो इसने कर दी है। नहीं, फ़र्ज़ क्यों करें, हम 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे देखें जी, आपको नज़र आ जाएगा कि मार्केट ने 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर दिया है। तो बजाय डेली टाइम फ्रेम पे फ़र्ज़ करने के हम 12 घंटे पे आ जाते हैं ना, जहाँ पे उसने किया हुआ ये काम। आप बताएं सवाल क्या है? पोटेंशियल इंड्यूसमेंट कौन सी होनी थी अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे फौरन आती? अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर दिया है। जी जी ठीक है,
तो अब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर नया पुल बैक क्रिएट नहीं करती जी जी। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से सीधी नीचे आ जाती है, बिल्कुल सीधी। नहीं नहीं सर, मैं हाँ, कह रहा हूँ इधर पोटेंशियल इंड्यूसमेंट कौन सी होगी हमारी अभी? अभी पता अगर चला मार्केट नीचे मार्केट आती अगर है। अभी नीचे आना शुरू हो जाती है तो जी जी इधर हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट कौन सी होगी, यही कह रहे हैं ना? जी जी ठीक है, तो अब आप ये देखें, मैंने आपको ये बताया है कि मार्केट जिस वक्त हमारे पास ये करेक्टिव मूव बनाती है ना, पुल बैक जी बनाती है जिस वक्त, तो ये पूरा ऐसे ये पुल बैक बना ना, इस जी पुल वो बैक के अंदर हमारे पास ये है करेक्टिव, क्या है हमारे पास, ये करेक्टिव मूव। हमारे पास ये इम्पल्स करेक्शन, और फिर यहाँ से इम्पल्स शुरू हो चुकी है ना, यहाँ से। जी इस इम्पल्स के अंदर आप ढूंढना शुरू कर देंगे कि आपके पास पुल बैक किधर है। ठीक है, जी। पुल बैक की डेफिनेशन बुलिश ट्रेंड में क्या होती है कि हाईएस्ट वाली हाई वाली कैंडल का कैंडल लो। के लो के नीचे मार्केट ट्रेड करे। ठीक है, जी नीचे से शुरू हो जाए, ये सबसे नीचे वाली कैंडल है, हाईएस्ट हाई वाली ये थी ना सबसे पहली कैंडल जो ये बनी थी, जी जी इसके नीचे जी नहीं आई जी मार्केट। उसके बाद ये बनी, बिल्कुल। नहीं आई इसके नीचे, उसके बाद ये बनी, इसके नीचे आ गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास पहला पुल बैक बना है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये बनी, ये बन गया जी दूसरा पुल बैक। इस तरह आप पुल बैक मार्क करते चले जाएंगे। जी ठीक है, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल, ये पूरा पुल बैक बन गया। बिल्कुल। ऊपर आते जाएं, ये आपके पास पूरा पुल बैक बना, ये पुल बैक बना, ये डीप पुल बैक बन गया, ये बिल्कुल। वाला। उसके बाद ये है जी आपका आखिरी, ये वाला। ठीक ठीक, इस लेग में सिर्फ हमने ये वाला लेना। ठीक। जी, अगर ये ना होता तो हाँ ये पड़ा हुआ था। जी ठीक है, अगर ये भी ना होता तो फिर हम कहते कि भाई अब ऊपर नया बना जाके। ठीक। नहीं सर, वो वजह पता क्या थी, ये आगे देखे ना माइनर बने हुए हैं अंदर फिर, मैं कह रहा था इनमें से तो नहीं को लेना। नहीं नहीं, मेजर वाला लें आप, मेजर पुल बैक लिया करें बस, ठीक। माइनर ना ठीक लें। होगा बस, बस इतनी सी कंफ्यूजन थी। कोई मसला नहीं। ओके शुक्रिया। और बताएं कोई क्वेश्चन? सर ये जोहेब भाई ने अच्छा सवाल किया है, लेकिन हम नेक्स्ट हाई ढूंढने के लिए रिसेंट पुल बैक के पास हैं। जी रीसेंट ही है ना ये फैसल भाई। राइट, तो नेक्स्ट, सॉरी वो मार्किंग हुई हुई थी, मैंने सोचा वो। अस्सलाम वालेकुम। एक जी, मिनट जी फैसल भाई, अब बताएं क्या कह रहे हैं। ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो फिर हाँ अगले हाई के लिए हम तो रिसेंट पुल बैक पे जाएंगे। ये जस्ट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पुल बैक से इधर। जी फैसल भाई, उनका क्वेश्चन ये था कि अगर मार्केट ये ऊपर नया पुल बैक लेटेस्ट ये वाला नहीं बनाती और Right, मार्केट sir. नीचे आने लग पड़ती है, तो फिर हमारे लिए यहाँ पे रीसेंट पुल बैक कौन सा होगा? ओके, तो सॉरी मैं इस इम्पल्स में मार्केट ये पुल बैक्स बनाती हुई ऊपर जा रही है, और ये मेजर पुल बैक्स हैं। इसके अंदर ये Right. माइनर हैं छोटे छोटे, यहाँ पे भी होंगे, पर मेजर यहाँ पे देखें ना, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल हमारे पास यहाँ पर जी बिल्कुल। ये है। ठीक है, इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के बाद यहाँ पर कोई पुल बैक नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है, तो इसका मेजर पुल बैक ये बनेगा ना। जी ऐसे ही है सर। इसके बीच में ये माइनर पुल बैक्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये बीच में सही। मार्केट बना रही है, पर ये माइनर पुल बैक्स हैं, ये मेजर पुल बैक है। तो आप इसको मार्क करेंगे अपने पास। ठीक हो गया सर, थैंक यू।
और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक इमेज शेयर किया मैंने बॉक्स के अंदर, बस चेक कीजिएगा। जी वारिस भाई, ये आ गया आपका। सर इसमें जैसे हमारी मार्केट पहले बुलिश थी तो हमने डीलिंग रेंज में मार्क किया, फिर उसके बाद हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है, बेरिश मार्केट के अंदर चला जाता है ट्रेंड। देन इंड्यूसमेंट के बाद हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है बेरिश मार्केट के अंदर, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करती, वो अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर देती। तो क्या ये डीलिंग रेंज मार्क होगी या नहीं होगी? अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, मुझे क्वेश्चन आपका समझ भी नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ से कोई डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर ये बुलिश मार्केट चल रही थी, यहाँ पे शुरू में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आ गई। इस क्लोजिंग पे हमने देखा तो हमें नज़र आया कि मार्केट जो है वो पुल बैक्स बनाती हुई आ रही है, तो ये हमारे पास वैलिड हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब क्योंकि मार्केट पुल बैक्स बनाती हुई आ रही है, तो इस पुल बैक से ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी तो ये इंड्यूसमेंट कहलाएगा, और जब इंड्यूसमेंट कराएगा तो ये डेफिनेट लो बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा। और मार्केट ने नीचे ट्रेड नहीं किया, मार्केट इससे ऊपर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई, और अब क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी पुल बैक्स बनाती हुई आ रही है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वैलिड हो गया। अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये था कि जैसे भी हमारे पास नीचे बेस मार्केट के अंदर डेफिनेट लो बना, तो ऊपर हमारा जो बीओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो चेंज ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डीलिंग रेंज के लिए हम डेफिनेट हाई टू डेफिनेट लो, या फिर बुलिश मार्केट हो तो डेफिनेट लो टू डेफिनेट हाई मार्क करते हैं। तो क्या यहाँ पे हम डीलिंग रेंज मार्क करेंगे? जी बिल्कुल मार्क करेंगे। जब आपने इंड्यूसमेंट लेवल से मार्केट ने ऊपर ट्रेड किया ना यहाँ पर, तो हमारे पास ये डेफिनेट लो तब बन गया यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर। जब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया ये डेफिनेट लो बन गया हमारे पास, और ये ऑलरेडी हमारे पास डेफिनेट हाई मौजूद था, तो ये हमारे पास बन गई डीलिंग रेंज, ये वाली, ये डीलिंग रेंज। हाँ, ये ऐसे बनेगी। देखिए डेफिनेट लो बनने का हमने वेट करना ना, या तो मार्केट एग्जिस्टिंग पुल बैक से ऊपर ट्रेड करेगी तो डेफिनेट लो बनेगा, या फिर एक नया पुल बैक नीचे क्रिएट करेगी तो डेफिनेट लो बनेगा। एक नया पुल बैक क्रिएट करके उस पुल बैक से ऊपर ट्रेड करेगी तो डेफिनेट लो बनेगा, लेकिन पुल बैक से ऊपर ट्रेड करने का हम वेट करेंगे तो ही डेफिनेट लो बनेगा। अदरवाइज चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे जब ये क्लोजिंग आ जाती है तो डेफिनेट हाई तो होता है हमारे पास, लेकिन डेफिनेट लो होता नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेट लो था वो तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे। तो डीलिंग रेंज के लिए तो हमारे पास डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो दोनों का अवेलेबल होना जरूरी है। तो डेफिनेट हाई है, डेफिनेट लो ब्रेक हो चुका है, तो नया बनने का हमने वेट करना है। तो नया कब बनेगा? जब मार्केट एक नया पुल बैक नीचे बना के ऐसे आए, उस पर ट्रेड कर जाए तो नीचे एक नया बन जाएगा, या फिर एग्जिस्टिंग पुल बैक से ऊपर ट्रेड कर जाए तो बन जाएगा डेफिनेट लो। तो जैसे ही वो पुल बैक से ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी डेफिनेट लो बन जाएगा और ये डीलिंग रेंज बन जाएगी। ओके, बस ये कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, हम 12 आवर के स्ट्रक्चर पे ही रहते हैं और हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेते हैं और जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं एक दफ़ा रिवाइज भी करते हैं और अगले टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास
ये एक हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, और ये इसका हमारे पास यहाँ पे लो नज़र आ रहा है। और इस लो से नीचे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर पुल बैक मार्केट ने इनिशिएट कर दिया था। मुकम्मल कब होगा? जब इस हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाएगी, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर ट्रेड कर गई। अब ये वही आपका सिंगल कैंडल पुल बैक वाला या सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अच्छा, अब सिंगल कैंडल पुल बैक तो मैंने आपको समझा दिया था। अब सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट और सिंगल कैंडल पुल बैक में क्या फ़र्क है? अब मार्केट ने मिसाल के तौर पे 12 आवर के ऊपर आपको सिचुएशन लेट से आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि ये पता नहीं पुल बैक बना है नहीं बना, क्या हुआ है यहाँ पे, तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे ना हम चेक कर लेते हैं कि इस ताकि हमें सेंस बन जाए इसकी। हम इसी एरिया पे 4 आवर पे आ जाते हैं। तो आप ये देखिए, आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी। इसके लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमारे पास ये बन गया पुल बैक, ठीक है। अब ये पुल बैक हमारे पास बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक कंप्लीट किया ना, जब इस हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया था, इस हाई से ऊपर। तो अब जब मार्केट इस लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको इंड्यूसमेंट कहा जाएगा। और जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाती है तो हमारे पास डेफिनेट हाई बन जाता है, और इस डेफिनेट हाई से ऊपर जब भी मार्केट ट्रेड करेगी, क्लोजिंग दे देगी, तो क्या कहेंगे हम इसको? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद डेफिनेट लो हमारे पास यहाँ पे एक बन जाएगा, और जिसको हम यहाँ पे लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को अब जाके अगर हम 12 आवर पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे आपको एक कैंडल जो कहानी बताने की कोशिश कर रही थी, उसमें ज़ाहिरी बात है वो कन्फ्यूजन आएगी, क्योंकि अभी आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चार्ट्स को मॉनिटर करने का, तो वो एक कैंडल आपको उतनी डिटेल नहीं बता पाती जो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो देख पाता है। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएं। 12 आवर से सीधा 4 आवर पे आएंगे तो आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब 12 आवर पे अगर आप जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, मार्केट ने इसके लो के नीचे ट्रेड करके जब इससे ऊपर ट्रेड किया था तो ये पुल बैक बन गया था, और उसके बाद जब इस पुल बैक से नीचे ट्रेड किया तो ये इंड्यूसमेंट हो गई है और डेफिनेट हाई बन चुका है हमारे पास। अब डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और नीचे डेफिनेट लो बन जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के हमारे पास लेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखने के लिए 4 आवर पे ही रहते हैं ताकि आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। लेकिन रेलिवेंट या रिलेटिव स्टडी हमने केस स्टडी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली है कि 12 आवर पे भी अब आपको समझ में आ सकता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, कैसे इंड्यूसमेंट बना, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपने लोअर टाइम फ्रेम पे इसको जाके पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से ले ली है, ठीक है। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, और अब हमने देखना ये है कि क्या मार्केट हमारे पास पुल बैक क्रिएट करके आई है। तो पुल बैक हम कैसे पता चलाएंगे? हाईएस्ट हाई वाली कैंडल देखेंगे, ये रेड कैंडल थी हाईएस्ट हाई वाली, इससे ऊपर ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल। तो यहाँ पे तो कोई पुल बैक हमें एज सच नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। ये जो कैंडल्स हैं ये सब इनसाइड कैंडल्स हैं। हाईएस्ट हाई वाली कैंडल यहाँ पे रेड है, इस रेड के बाद ये ग्रीन है, इस ग्रीन के बाद ये रेड है, तो यहाँ पे कोई पुल बैक नज़र नहीं आ रहा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी ये वैलिड नहीं है, हमें एक पुल बैक बनने का वेट करना है। जब पुल बैक बन जाएगा ये वैलिड हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इंतज़ार करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैलिडिटी का।
ठीक है। अच्छा, प्रीवियस जो हमारे पास मार्केट ने ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल हमारे पास, ये हमारे पास एक पुल बैक बना हुआ है और इस पुल बैक से नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया था एज सच, तो इसका अभी हम फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक और आपको चीज़ नज़र आएगी। अब ये अगर रेड कैंडल हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी, उसके बाद ये रेड कैंडल एक और हाईएस्ट हाई वाली बन चुकी है, तो यहाँ पे देखें अब आपको एक और सिंगल कैंडल पुल बैक नज़र आ रहा है। कैसे कि ये रेड हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, इसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, ये सॉलिड ग्रीन कैंडल जो मार्केट ने बनाई है ऐसे, और इससे ऊपर ट्रेड कर गया, तो ये तो पुल बैक यहाँ पे बन गया ना। अब इसकी क्लैरिटी के लिए हम 1 आवर पे आ जाते हैं और इसको फर्दर स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर पे देखें, हाईएस्ट हाई वाली ये रेड कैंडल है, इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, इससे ऊपर मार्केट चली गई और ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास पुल बैक बन गया। ठीक है, अब इस पुल बैक से नीचे मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड कर दिया। लेटेस्ट पुल बैक से नीचे जब मार्केट ट्रेड कर देती है तो ये क्या बन जाता है, इंड्यूसमेंट बन जाता है। और जब इंड्यूसमेंट बन जाता है तो हमारे पास क्या कंफर्म हो जाता है यहाँ पे, डेफिनेट हाई। और जब मार्केट डेफिनेट हाई से अब अगर ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा ना। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पे लेबल कर दिया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने लेबल कर दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे विक क्रिएट कर दी। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल पे जब विक आ जाती है तो हमारे पास हाई शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, या वहीं पे रहने दें। तो अब 4 आवर पे अगर आप आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल इस इंड्यूसमेंट की वजह से आ गया था, पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल फिर आगे शिफ्ट हो गया। जब आगे शिफ्ट हो गया और मार्केट ने दोबारा नीचे ट्रेड कर दिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी हुआ ही नहीं है ना, ये भी दोबारा पुल बैक ही कंसिडर होगा। तो ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर हमने मार्किंग की हुई है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, एंड इवेंचुअली हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल यही वाला आएगा जो डीप रिट्रेसमेंट के बाद बना है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग अब जाके आई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट एंड सिंगल कैंडल पुल बैक के ऊपर आपको जब भी कंफ्यूजन आए तो आपने क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे आके एक दफ़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करनी है। ठीक है ऋषि भाई, क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं सॉरी। अच्छा, फिर म्यूट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल कैंडल पुल बैक एंड सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, फर्दर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास डीलिंग रेंज कैसे बन रही है, और फिर उस डीलिंग रेंज के अंदर हमें POIs को किस तरीके से मार्क करना है। POI किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं। ऐसा एरिया जहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग का फैसला करने की कोशिश करते हैं उसको कहा जाता है POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा में और हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपना पुल बैक। हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे प्राइस ने ट्रेड किया और उससे ऊपर फिर क्लोजिंग आ गई हमारे पास, या ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई, हमारे पास एक पुल बैक बन गया। और इस पुल बैक से नीचे जब मार्केट ने ट्रेड कर दिया तो ये इंड्यूसमेंट बन गया हमारे पास। और इंड्यूसमेंट लेवल से आपको पता है कि हमारे पास डेफिनेट हाई अवेलेबल हो जाता है, और इसको हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है, यहाँ पे हमारे पास पहले विक आई, विक के बाद क्लोजिंग आ गई, तो फिर हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है ना वो हमारे पास बन जाता है डेफिनेट लो,
और इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जब मार्केट ने अभी इस एरिया से ऊपर ट्रेड नहीं किया था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल हमारे पास डिफाइन हो गया था। तो अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास डीलिंग रेंज की क्या पोजीशन थी। तो आप ये देखिए कि इस इंड्यूसमेंट लेवल से जब मार्केट ने ट्रेड किया नीचे और हमारे पास डेफिनेट हाई बन गया, तो अब हमें एक डेफिनेट लो की तलाश है कि भाई हमारे पास डेफिनेट लो कौन सा है। यहाँ पर आप ये देखिए तो मार्केट ने ये एक पुल बैक क्रिएट किया था, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया और यहाँ इससे ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये हमारे पास एक पुल बैक बना था 12 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और जब मार्केट इस पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट की मदद से हमारे पास एक डेफिनेट हाई बन जाता है, और जब डेफिनेट हाई से ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने की नतीजे में हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम कह देते हैं डेफिनेट लो, उसको हम लेबल कर देते हैं एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम यहाँ पे एज्यूम ये कर रहे हैं कि मार्केट ने अभी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो हम इसको बार रिप्ले की मदद से ज़रा पीछे ले आते हैं और हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास लाइव प्राइस एक्शन है। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये डेफिनेट हाई था जो कि ब्रेक हो चुका है। तो अब डेफिनेट हाई जब ब्रेक हो जाता है तो हमें फिर एक डेफिनेट हाई बनने का इंतज़ार करना है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया, ये डेफिनेट हाई बन गया और ये नीचे हमारे पास डेफिनेट लो भी अवेलेबल है, ये ब्रेक नहीं हुआ हुआ, ब्रेक सिर्फ हाई हुआ हुआ है। तो हमें डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो चाहिए डीलिंग रेंज के लिए। तो हमारे पास ये एक चीज़ जो बन चुकी है यहाँ तक, इसको हम कहते हैं डीलिंग रेंज, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं फिबोनाची की मदद से। ये हमारे पास डीलिंग रेंज डेफिनेट लो से डेफिनेट हाई तक बन चुकी है और इसके अंदर जो हमारे पास 50% का जो एरिया है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम से जो ऊपर का एरिया है हायर वैल्यूज़ जो हैं इसको कहा जाता है प्रीमियम एरिया, और इक्विलिब्रियम से नीचे का जो एरिया है लोअर वैल्यूज़ जो हैं इसको कहा जाता है डिस्काउंट एरिया। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट या इस डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एसएमसी की डेफिनेशन के मुताबिक कितने हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये आपको बता देता हूँ कि एक डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास दो एरियाज़ होते हैं जहाँ से बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमारे पास कोई रिएक्शन ले सकती है। एक को कहा जाता है डिसीजनल एरिया और एक को कहा जाता है एक्सट्रीम एरिया, ठीक है। ये दो एरियाज होते हैं हमारे पास। ठीक है, डिसीजनल एरिया एंड एक्सट्रीम एरिया। डिसीजनल एरिया किसको कहा जाता है, जो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है उस इंड्यूसमेंट लेवल से फौरी तौर पे जो नीचे हमें एक पुल बैक, वैलिड पुल बैक एरिया जो हमें नज़र आएगा ना, उस पूरे पुल बैक को हम मार्क कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ये एक वैलिड पुल बैक नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पूरे पुल बैक को हम मार्क कर लेंगे फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। ऐसे बॉक्स की मदद से हम मार्क कर लेंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास डिसीजनल एरिया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई फर्दर नीचे कोई और पुल बैक नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इस इम्पल्स के बाद ये करेक्टिव मूव नज़र आ रही है और फिर इम्पल्स, फिर ये करेक्टिव मूव और फिर इम्पल्स, तो एक ही हमें करेक्टिव मूव नज़र आ रही है और कोई नज़र नहीं आ रही। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो ये मेजर करेक्शन हमें नज़र आ रही है ना, जो लास्ट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जो मार्केट ने एक डीप पुल बैक क्रिएट किया था और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, इस पूरे के पूरे पुल बैक को हम अपने पास यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा एक्सट्रीम एरिया, ठीक है।
अब आप ये देखिए कि इस पूरी डीलिंग रेंज में अगर ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है, फिर इम्पल्स है, फिर करेक्टिव मूव है, फिर इम्पल्स है, तो जो पहली करेक्टिव मूव हमारे पास आई थी वो तो हमारे पास बन गया इंड्यूसमेंट। उस इंड्यूसमेंट के बाद जो हमें एक और करेक्टिव मूव नज़र आ रही है वो बन गया हमारे पास डिसीजनल एरिया। फिर हमें यहाँ पे कोई भी करेक्टिव मूव नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? बिकॉज आप ये देखें कि ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये रेड है, इस रेड से नीचे प्राइस ने ट्रेड नहीं किया। फिर उसके ऊपर वाली हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये ग्रीन है, उससे भी नीचे नहीं ट्रेड किया। तो यहाँ पे और कोई करेक्टिव मूव हमें नज़र ही नहीं आ रही, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पे और कोई करेक्टिव मूव नहीं है। पर ये इटसेल्फ एक डीप रिट्रेसमेंट आपको नज़र आ रही है, जो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट ने ये डेफिनेट लो जो क्रिएट किया था, ये भी हमारे पास एक करेक्टिव मूव है ना। ये देखें, ये प्रीवियस डीलिंग रेंज की करेक्टिव मूव है, लेकिन वो इसकी नहीं है, कोई बात नहीं है। आप इसको मार्क कर लेंगे एज एक्सट्रीम एरिया, लेकिन हम इसको मार्क किस हिसाब से कर रहे हैं? पुल बैक के हिसाब से ही मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डीप रिट्रेसमेंट या एक करेक्टिव मूव है इस डीलिंग रेंज से बाहर। तो हमें क्या पता चला कि डिसीजनल एरिया कौन सा होता है? इंड्यूसमेंट से फौरी तौर पे बाद में जो, या फौरी तौर में जो पहले एरिया जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो पुल बैक हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम मार्क करेंगे एज डिसीजनल एरिया। और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो पुल बैक नज़र आएगा उसको हम मार्क कर लेंगे एज एक्सट्रीम एरिया। और ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर बुलिश प्राइस एक्शन, ठीक है। बेरिश प्राइस एक्शन के अंदर उलट हो जाएगा, क्योंकि बेरिश प्राइस एक्शन के अंदर आपकी जो इम्पल्स है वो बेरिश होती है और करेक्टिव मूव जो है वो बुलिश होती है। लेकिन बुलिश में आपके पास इम्पल्स बुलिश होती है और करेक्टिव मूव बेरिश होती है। तो ये बेरिश लेग है जो आपने बेसिकली मार्क की है, यहाँ पर भी आपने बेरिश लेग ही अपने पास यहाँ पर मार्क की है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? लास्ट वाला एरिया कहलाएगा एक्सट्रीम, और इंड्यूसमेंट से जो पहले आपको एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप कहेंगे डिसीजनल। अब इन दोनों एरियाज के बीच में अगर आपको कोई और पुल बैक नजर आ जाता, पॉसिबिलिटी थी ना कि यहां पे एक और पुल बैक भी मार्केट बना देती, तो उसको क्या कहते? उसको हम कहते एज स्मार्ट मनी ट्रैप। उसको कहा जाता है स्मार्ट स्मार्ट मनी ट्रैप्स, ठीक है। तो एसएमसी की डेफिनेशन के मुताबिक हम डिसीजनल एरिया से मेजर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीम एरिया से भी हम मेजर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर स्मार्ट मनी ट्रैप्स बेसिकली वो एरियाज हैं जहां पे मार्केट आपको दिखाती ज़रूर है कि यहाँ से कुछ आपको रिएक्शन मिलने वाला है, लेकिन फिर वो आपको ट्रैप कर लेती है, अपने जाल में फंसा लेती है। तो वो जितने भी ऐसे एरियाज हैं उनको स्मार्ट मनी ट्रैप्स कहा जाता है। लेकिन डिसीजनल और एक्सट्रीम की क्या पहचान है वो मैंने आपको बता दिया। और लकीली हमारे पास इस डीलिंग रेंज के अंदर स्मार्ट मनी ट्रैप्स अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास डिसीजनल और एक्सट्रीम एरियाज ही हैं। और दोनों एरिया से मार्केट आपको रिएक्शन किस तरीके का लेती हुई नज़र आ रही है वो आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारा है डिसीजनल एरिया और ये है हमारा एक्सट्रीम एरिया। अच्छा, अब हमने ये जो एरियाज अपने पास जो यहाँ पर मार्क किए हैं, पूरे पुल बैक्स जो मार्क किए हैं, इन पूरे पुल बैक्स को कहा जाता है बेसिकली ऑर्डर फ्लो, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ये जो पूरे पुल बैक्स हमने यहां पर मार्क किए हैं ना, इनको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। और ये कौन सा ऑर्डर फ्लो है? ये है डिसीजनल ऑर्डर फ्लो और ये आपके पास कौन सा ऑर्डर फ्लो है?
एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो। आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक्स के नाम सुने होंगे। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक इसी ऑर्डर फ्लो का एक सबसेट होता है। जी उस्मान भाई, सेशन हो रहा है रिकॉर्ड। जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो ऑर्डर फ्लोज के ही सबसेट होते हैं। तो जब हम कल को ऑर्डर ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली हम सबसे पहले ऑर्डर फ्लोज ही को आइडेंटिफाई करने के बाद उसी एरिया में ऑर्डर ब्लॉक के एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसलिए ये डिसीजनल एरिया में या एक्सट्रीम एरिया में ऑर्डर फ्लोज को समझना ज़रूरी है। और ऑर्डर फ्लोज और ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट कोई इतने मुश्किल नहीं है। यही कॉन्सेप्ट्स हैं कि इंड्यूसमेंट लेवल से फौरी तौर पे बाद में या एक स्टेप पहले जो हमारे पास एक पुल बैक बनता है, या आप ऐसे समझ लें पुल बैक बनने के बाद जो हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल जो हमारे पास कंफर्म होता है, तो उस एरिया को कहा जाता है डिसीजनल एरिया। और इस इस डीलिंग रेंज के एंड पे जो हमारे पास लास्ट पुल बैक जो हमारे पास बनता है उसको कहा जाता है एक्सट्रीम एरिया। और इस एक्सट्रीम एरिया को ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं और इस डिसीजनल एरिया को डिसीजनल ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं। और कल को जब हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो भी बेसिकली इन्हीं ऑर्डर फ्लोज का सबसेट होगा। ठीक है। तो 12 आवर की इस डीलिंग रेंज के डिसीजनल एरिया से मार्केट ने कैसे रिएक्शन लिया वो भी आप देख सकते हैं। और एक्सट्रीम एरिया से मार्केट ने कैसे रिएक्शन लिया वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो की क्या डेफिनेशन है? ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन ये है कि फॉर बुलिश ऑर्डर फ्लो it is the last bearish move before the bullish move। ठीक है, ये हमारे पास सादी सी डेफिनेशन है। बुलिश ऑर्डर फ्लो, इट इज़ द लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। अब ये देखिए, ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है हमारे पास, तो इट इज़ द लास्ट बेरिश मूव बिफोर दिस बुलिश मूव एंड दिस वुड बी फॉर एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, एक्सट्रीम बुलिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, एक्सट्रीम बुलिश ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन क्या बन गई कि इट इज द लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। ठीक है, और अगर हम डिसीजनल ऑर्डर फ्लो की बात करें तो इट इज the last bearish move before the IDM level। ठीक है, it is the last bearish move before the inducement level। ठीक है, समझ में आती है ये डेफिनेशन? जी सर, समझ आती है। इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं? जी जी करें, बिल्कुल करें। अच्छा, जैसे ये अभी आपने एक्सट्रीम डिसीजनल एरिया जो कि आप जी जी
क्या इसमें हमें मार्केट में ऐसा देखने को मिल सकता है, जैसे एग्जांपल आपने दी है कि इस वक्त इसमें हमें स्मार्ट मनी ट्रैप। उस्मान भाई आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अब असल में यहाँ पे भी कुछ आज मौसम ठीक नहीं, गालिबन उस वजह से हो रहा होगा, या फिर आपकी तरफ से कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। बाकी सब लोगों को उस्मान भाई की आवाज़ आ रही है? नहीं सर, ड्रॉप हो गई। अच्छा, ड्रॉप हो रही है। तो उस्मान भाई आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। नहीं सर, मैं खामोश हो गया था और मेरी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, ब्रेक हो रही है, वो पूरी एक फ्लो में आ नहीं रही। मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो सर इसमें एक अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए एक सवाल था, ये कि जब तक डीलिंग रेंज नहीं होगी, लाइव मार्केट एवैल्यूएशन में सपोज करें हम मार्किंग कर रहे हैं, तो हम डीलिंग रेंज बनने का पहले वेट करेंगे और उसके बाद ये ऑर्डर फ्लोज हम मार्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। राइट, ठीक है। अच्छा जी जी एहसान भाई, ये एक चीज़ मैंने अपने समझ के लिए पूछना है। ये जो हम डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है, ये हम जो भी हमारा आईडीएम होगा, इंड्यूसमेंट है, तो उससे पहले जो हमारा ओल्ड पुल बैक बना है, पहला ओल्ड पुल बैक जो इंड्यूसमेंट से पहले का है, जी फौरी पहले, बिल्कुल फौरन पहले उसको हम मार्क करेंगे इसके लिए। और जो ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है, इसके लिए हम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है उसको हम मार्क करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। हाँ ऐसा ही है, समझ ले, फिलहाल ऐसा समझ लें। ठीक है, ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, अभी मेरी आवाज़ बेहतर हुई है? जी 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 उस्मान भाई पूछें क्वेश्चन। जी सर, जैसे आपने ये एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हमारे पास स्मार्ट मनी ट्रैप नहीं है, तो क्या हमें ऐसा भी मार्केट में देखने को मिल सकता है कि पूरे जो ऊपर प्रीमियम, जो 50% जो ऊपर वाला है ग्रीन एरिया प्रीमियम का, उसमें हमें सिर्फ इंड्यूसमेंट के बाद डिसीजनल एरिया जो आपने मार्क किया वो ना हो, यानी उसमें कोई ऐसा पुल बैक ना हो, ऐसा भी हो सकता है मार्केट में? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपकी डीलिंग रेंज के अंदर सिर्फ एक ही पुल बैक हो और वो एक्सट्रीम ही हो, ऐसा भी हो सकता है। और उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जैसे आपने बताया कि स्मार्ट मनी ट्रैप जैसे इसमें नहीं है, तो इसमें मोर देन 1, 2, 3 और 5 भी हो सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि वो ऑर्डर ब्लॉक्स डिफरेंट एक ही लेग में। और अभी इसमें जैसे अभी आपने कहा ये पूरा ऑर्डर फ्लो के लिए ये पूरी एक लेग है या पूरी एक जो करेक्शन मूव है, और कई मरतबा तो ऐसा भी होता है कि करेक्शन मूव बहुत बहुत लंबी होती हैं, लाइक डेज एंड यू नो वीक्स चल रहा होता है, तो वो भी ऐसा हमें देखने को मिलेगा। देखिए अभी उस्मान भाई पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। आपको पता है कि दिस इज एन AI बेस्ड सिस्टम जिसका काम ये है कि आपको रिपीटेड चीज़ें देखने को फौरी तौर पे आसानी से ना मिल सकें, लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेपिटेशन, ताकि हम ट्रस्ट कर सकें ना एक प्राइस एक्शन के ऊपर, और हम ऐसे रूल्स बनाएं जो हमें आसानी से कैंडल्स को देखने पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए जो ये डेफिनेशन है ये आपने समझनी है कि डिसीजनल बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या है। इट इज द लास्ट बेरिश मूव बिफोर द इंड्यूसमेंट लेवल। अब इंड्यूसमेंट लेवल से पहले लास्ट बेरिश मूव कौन सी है? ये वाली। ठीक है जी। और एक्सट्रीम क्या है? इट इज द लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव। ये पूरी बुलिश मूव से पहले लास्ट बेरिश मूव कौन सी है? ये वाली है। इसके बीच में कुछ भी आएगा वो स्मार्ट मनी ट्रैप होगा। तो 3 लेवल तो आपके लिए क्लियर हो गए ना, इंड्यूसमेंट लेवल, डिसीजनल लेवल और एक्सट्रीम लेवल, ये क्लियर हो गए। बीच इसके अलावा कुछ भी है वो स्मार्ट मनी ट्रैप है। अब वो 1 है या 100 है या 1000 है, हमने इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक हो गया। ठीक है, ओके।
और कोई क्वेश्चन? सर ये टाइम फ्रेम एहसन कौन सा भाई, बेहतर रहेगा ये मार्केट में? एहसन भाई सारे टाइम फ्रेम्स हम देखते हैं। कोई एक टाइम फ्रेम, जिस तरह काफ़ी सारे आपको लोग यूट्यूब पे समझाते हुए नज़र आते हैं कि डेली के साथ 1 आवर देखें, या पता नहीं वीकली के साथ 4 आवर देखें, 1 आवर के साथ 5 मिनट देखें, 4 आवर के साथ 15 मिनट देखें। इस तरह का कोई कज़न रिलेशनशिप नहीं है इन टाइम फ्रेम्स का, ठीक है। लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर इस तरह से ऑब्ज़र्व किया, तो वो लोगों को आगे फिर गाइड कर देते हैं कि जी इस तरह से रिलेशनशिप उन लोगों को समझ में आता है और वो इसी पैटर्न से देखते हैं। तो अदरवाइज़ इस तरह से कोई टाइम फ्रेम्स आपस में इस तरह का कोई भी उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है। हम आगे फर्दर टाइम फ्रेम्स कौन से स्टडी करेंगे, तो वो अभी हमने उनके ऊपर आना है। आप देख रहे हैं ऊपर आपकी स्क्रीन पे ये आपको टाइम फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें 12 मंथ से लेके 5 सेकंड तक के ये जितने टाइम फ्रेम्स है ना, ये वाले, ये मैं सब स्टडी करता हूँ और ये मैंने आप सब स्टडी आपसे करवाने हैं मैंने ये वाले, ठीक है। तो वो क्या वजह है, हम क्यों देखते हैं ऐसा, उस पे अभी हम नहीं आएंगे, बिकॉज दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेड एंट्रीज। हम अभी वहाँ नहीं जा रहे। तो अभी हम यहीं पे रहेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से पढ़ना है, डेफिनेट हाइज एंड लोज क्या होते हैं, डिसीजनल एरियाज एंड एक्सट्रीम एरियाज क्या होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है, और ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम फाइनलाइज करके फिर हम आईसीटी कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, उसके पीडी अरेज की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम एंट्री मॉडल्स पे आएंगे, फिर उनको समझेंगे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी आप लोगों के समझने वाली, तो आप पहुंच जाएंगे उधर। अभी सिर्फ एक दफ़ा जनरल आइडिया ले लें। जो आपको मैंने अभी यहाँ पे 12 आवर के ऊपर जो चीज़ सिखाई समझाई है, दैट इज़ वैलिड फॉर एवरी टाइम फ्रेम, बिकॉज प्राइस इज़ फ्रैक्टल। जो काम वो 1 साल के चार्ट पे करेगी, वही काम वो 1 सेकंड के चार्ट पे भी करेगी, ठीक है। ठीक है एहसन भाई, ये एक चीज़ बताइएगा, अगर ये जो हमारी बुलिश लेग बनी है, इसको डीलिंग रेंज में मार्क किया हमने, अगर इसके अंदर ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो बनता ही नहीं है, यानी हमें कोई भी ऐसा पुल बैक मिलता ही नहीं है, ठीक है ना, अगर वो हमें सिर्फ एक इंड्यूसमेंट मिल जाती है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें पूरी लेग में हमें नहीं मिलता है डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, तो फिर हमें रिलाई करना होगा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो के ऊपर? जी बिल्कुल, डिसीजनल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एक्सट्रीम है। ठीक हो गया, हाँ सही। क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा मुमकिन है। जी एहसन भाई, अगर इंड्यूसमेंट बनती ही नहीं है, ये लेग पूरी की पूरी जो है वो बुलिश के अंदर चली गई, यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं बना, ठीक है, ना डिसीजनल बना ना इंड्यूसमेंट बना, जी नहीं बना, ठीक है, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे आप बताएं। तो फिर तो मेरा ख्याल है उसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या मतलब वाइड बॉल हो गई है, छोड़ देंगे? नहीं, मकसद ये है कि उसमें हमारे वो प्री रिक्विजिट्स ही पूरे नहीं हो रहे जो हमने अभी पढ़े हैं। क्या प्री रिक्विजिट है? हमने प्री रिक्विजिट ये पढ़ा है कि ये इसमें इंड्यूसमेंट और उसके बाद जो पहला पुल बैक है ये होना चाहिए। पुल बैक नहीं है लेकिन इंड्यूसमेंट जो है वो होना चाहिए, और ताकि उसकी मार्किंग के हिसाब से फिर वो किया जा सके। लेकिन डेफिनेट हाई डेफिनेट लो बनेगा तो उसमें ऋषि भाई मैंने आपको ना ये चीज़ जो पढ़ाई है ना, ये एक ख़ास टॉपिक के बाद पढ़ाई है। अभी हमने इससे पहले स्ट्रक्चर वैलिडेशन पढ़ा है कि स्ट्रक्चर वैलिड कब होता है। तो कब होता है वैलिड? स्ट्रक्चर वैलिड सर तब होता है जब डेफिनेट हाई बनने के बाद एक पुल बैक आपको मिल जाए। हाँ, तो जब देखें ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बाद में अगर कोई पुल बैक आप कह रहे हैं ना, ये बना ही नहीं, जी, और यहाँ पे भी नहीं है और मार्केट नीचे आ गई है, तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा, तो फिर वही वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है।
ठीक ठीक। जी वारिस भाई बिल्कुल सही कहा आपने, बॉस वैलिड ही नहीं होगा। और मज़े की बात ये देखें, अगर यहाँ पे ऊपर इंड्यूसमेंट ही नहीं है, पुल बैक ही नहीं है, तो ये डेफिनेट हाई ही नहीं बना हमारे पास, हाई नहीं बना, डीलिंग रेंज नहीं बनी, डीलिंग रेंज नहीं बनी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट ही नहीं आया, ना डिसीजनल बना, ना एक्सट्रीम बना, कुछ भी बना ही कुछ नहीं। ठीक है एहसन भाई, अगर पहले पुल बैक नहीं बना, हम तो ये कहते हैं ना कि अगर पहले नहीं बना तो बाद में पुल बैक देख लो, जो भी उसका पहला पुल बैक हो। हम उसके बाद की बात कर रहे हैं ना, हम डीलिंग रेंज बनने के बाद की चीज समझ रहे हैं। आप पता क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ऋषि भाई के भाई यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे कैंडल इधर खड़ी है, अब क्या करूं? तो अभी भाई पुल बैक का वेट करो, ठीक है, या वेट करो कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही सीधी नीचे आ जाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड कर दे। तो दोनों केसेस में हमें इंतजार ही करना है ना, या डीलिंग रेंज बनने, दोनों केसेस में हमने डीलिंग रेंज ही बनने का वेट करना है ना, कि भाई कौन सी डीलिंग रेंज है, या तो पुरानी वाली दोबारा कारामद हो जाएगी या फिर नई वाली बनेगी। तो लेकिन मैं जो आपको चीज पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा हूं कि भाई डीलिंग रेंज हो गई वैलिड, अब क्या करेंगे? ठीक है, ये वैलिड हो गई है, इंड्यूसमेंट लेवल से मार्केट नीचे ट्रेड कर गई, डेफिनेट हाई बन गया है, डेफिनेट लो बन गया, ये डीलिंग रेंज बन गई है, अब क्या करना है मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं अभी। जी बेहतर है, वो बस अभी कंफ्यूजन था, एक सवाल दिमाग में था फंसा हुआ, वो निकल गया। ठीक है सर, ओके। बस असल में सर हमें डीलिंग रेंज बनने का वेट करना है और उसके बाद ही बाकी ये मार्केट। आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आया करे ना, ऋषि भाई, फैसल भाई, एहसन भाई, उस्मान भाई, या वारिस भाई, या कोई भी भाई के ज़हन में क्वेश्चन है, तो जिस तरह अभी ऋषि भाई ने पूछा कि भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर कोई पुल बैक है ही नहीं है, तो बार रिप्ले करके पीछे ले आएँ और पूछें अपने आप से, सवाल पूछें। ऐसे सिर्फ यही करना था ना, यहाँ तक लाना था, ठीक है, यहाँ तक ले आए चार्ट को और देखें अपने आप से, अब क्वेश्चन पूछें कि ये हाई है, ये ब्रेक हो गया है, अभी ऊपर हाई नहीं बना, डेफिनेट लो बना हुआ है, अब डेफिनेट लो बना हुआ है, डेफिनेट हाई है नहीं है, तो मुझे क्या किसी का वेट करना है? डेफिनेट हाई बनने का वेट करना है। अब डेफिनेट हाई कैसे बनेगा? डेफिनेट हाई ऐसे बनेगा कि या तो ऊपर मार्केट पुल बैक क्रिएट करे, इंड्यूसमेंट लेवल कंफर्म करे तो डेफिनेट हाई बन जाएगा, या फिर मार्केट स्ट्रेट नीचे आ जाएगी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इनवैलिड हो जाएगा, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करेगी तो यहाँ पे डेफिनेट हाई बन जाएगा। अब जब ये डेफिनेट हाई बनेगा, ये लो इनवैलिड हो जाएगा, तो अब हमें पीछे एक और लो चाहिए, जो इससे पिछला लो डेफिनेट था, वो गालिबन ये वाला था। तो अब यहां से लेके ये वाली डीलिंग रेंज बन जाएगी, उसमें से डिसीजनल और एक्सट्रीम निकाल के फिर वहां से हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने क्या करना है, ठीक है। पर ये वो वाले सवाल हैं जो आपने फिर अपने आप से पूछने हैं, और कैसे पूछने, ये ट्रेडिंग व्यू से बाहर रिप्ले का बटन दबा के पीछे करें और अपने आप से सवाल पूछें और निकालें जवाब। समझ गए? जी बेहतर हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट असाइनमेंट पोस्ट कर देता हूँ, असाइनमेंट नंबर 6।
असाइनमेंट नंबर 6 ये है आपकी कि आपने डीलिंग रेंज में डिसीजनल एरिया, एक्सट्रीम एरिया और उसके बाद प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज जो हैं वो आपने हाईलाइट करने हैं। ये आपने करना है। असाइनमेंट नंबर 6 मैंने पोस्ट कर दिया है। तो दूसरा मैं एक और काम ये करता हूँ कि बैच नंबर 3 की असाइनमेंट एरियाज जो है ना, मैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ देखने के लिए कि आप उनकी असाइनमेंट से भी कुछ सीखें, ठीक है। और लेकिन उस एरिया में आपने कोई पोस्टिंग नहीं करनी। जो असाइनमेंट नंबर ये जो है ना बैच 3 की जो असाइनमेंट्स हैं उसमें आपने कोई कमेंट नहीं करना, आपने कोई मजाकी नहीं करनी या कोई रिएक्शंस नहीं देने या कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको वो इसलिए दिखा रहा हूँ मैं ताकि जिन लोगों को असाइनमेंट करने में मसला आ रहा है तो उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो कि अच्छा हम देख लें कि भाई हमारे सीनियर्स ने ये असाइनमेंट कैसे किए हैं, ठीक है। तो मैंने पीएम बैच 3 असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए विजिबल करवा दी हैं, लेकिन आप लोगों ने उसके अंदर कोई चालाकी नहीं करनी, बस कोई रिएक्शंस नहीं देने, अपने कोई कमेंट्स नहीं देने। बस आप साइलेंटली उनकी असाइनमेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आप कॉपी करके असाइनमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसका फ़ायदा होगा आपको। इससे मुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को लर्न करने में, और आप लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट, एक गाइड बुक मिल जाएगी। ऑलरेडी आपका सीनियर बैच 3 जो है वो सारी असाइनमेंट्स ये कर चुका हुआ है, तो आप इनकी असाइनमेंट्स को गो थ्रू करें और देखें कि उन्होंने कैसे मेहनत की है, और आज अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कैसे क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग देखें आपके पास क्या बैच 3 असाइनमेंट्स के नाम से कोई सेक्शन अवेलेबल नज़र आ रहा है आपको डिस्कॉर्ड में? जी आ गया उधर जी, ठीक है। तो बैच 3 के असाइनमेंट्स के अंदर आपने, दोबारा बता रहा हूँ, कोई लिखना शिखना नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए एक्सेस दिया ताकि आपको चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएं, नज़र आनी शुरू हो जाएं, आपको पता चले कि सब लोग कैसे असाइनमेंट कर रहे थे, ठीक है। और अभी ये आपको असाइनमेंट नंबर 6 मैंने पोस्ट कर दी है पीएम बैच 4 असाइनमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसके ऊपर आप मेहनत करें। और अब अगर आप कहते हैं कि हम अपनी पेस थोड़ी सी तेज़ कर लें और हर सेशन में हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो भी बता दें, नहीं तो हम जिस पेस पे चल रहे हैं उस पे चलते रहते हैं। मुझे जल्दी जाने में, आहिस्ता जाने में मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या आसानी से समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो अच्छी बात है। अगर वक्त चाहिए तो मुझे कोई मसला नहीं है, आहिस्ता चल लेते हैं। सुन भाई, स्पेस यही ठीक है, पीछे वाला भी थोड़ा रिपीट हो जाता है और आगे वाला भी कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हम साथ, मैं अपनी ज़ात के हद तक बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा सा ज़रा आसान हो जाता है। अगर स्पीड करेंगे फिर वो पिछला छूट जाएगा, आगे भागेंगे, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है प्रयाल भाई, जो पहले आपने ऑलरेडी जो असाइनमेंट्स की हुई है ना, उन्हीं के अंदर ही आप ये कर लें। जो टाइम फ्रेम्स और मैंने आपको जो टाइम लिमिट जो बताई थी वीकली डेली 4 आवर की, वही वाली अपने जेहन में रखें। उससे ज़्यादा करना चाहें तो कोई ममानियत नहीं है, जितना मर्जी करें। जी सर, ये इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, वो ये कि थोड़ी स्पीड, क्योंकि बेसिकली वो कॉन्सेप्ट थे बिगिनर्स के, लेकिन जब से ये आपस में बैठ के डिस्कशन शुरू की है, वो मेरा ख्याल है कि हमें खुद ही फील हो रहा है कि हम लोग काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं एक दूसरे से भी बैठ के। और लास्ट वीक जैसे वो आसिम भाई और मोइज भाई, माज भाई सॉरी, एंड इरफान भाई ने काफ़ी मेहनत भी की है, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे 2-3 घंटे, 1-1.5 घंटा
1 घंटा भी, तो हम लोग इसी में आगे एक दूसरे से डिस्कशन करके वो काफी टीम वर्क से बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरा ख्याल है कि जो चल रहा है वो आपको भी नजर आ जाएगा इंशाल्लाह असाइनमेंट्स में। तो ऋषि भी माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा फुल टाइम आते हैं, बैठते हैं, और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट उनका भी। बल्कि ये आई विल बी रियली थैंक्स टू, वो सैटरडे संडे भी आए हैं आसिम भाई और आई थिंक माज भाई। मेरा तो खैर वो टाइम नहीं था क्योंकि उन्होंने 11 AM पाकिस्तान का, तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था उस वक्त। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि ये लोगों ने आके बैठ के काफी टाइम लगाया और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट माशाल्लाह क्लियर हुए हैं। चलें, ज़बरदस्त। तो दूसरी एक और मुझे बात ये रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने आपको पर्सनल मैसेज भेजा था, ये आउट ऑफ, अगर आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप उसको बंद भी कर दें, वो आउट ऑफ, वो मैंने एक्सेस के लिए मैंने उसके अकाउंट बना लिया था, लेकिन उसके बाद मैं उसको होल्ड करके बैठा हूँ, मैंने उसमें कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं किया क्योंकि वो आपका जो रेफरल कोड था, क्योंकि जो आपकी जो यहाँ पे वो है रेफरल फॉर्म है एक्चुअली, लेकिन उसमें कोड नहीं है। वो मुझे पूछ रहे थे ये आपने उनके थ्रू किया, मैं कहा यार यहाँ पे तो ऐसी मुझे कोई चीज नजर नहीं आई कि उनके लिंक के थ्रू अगर मैं जाता या उन्होंने कोई ऐसी चीज लिंक वगैरह। तो मैंने अकाउंट तो मैंने बना लिया क्योंकि उससे पहले आपसे बात हुई थी, क्योंकि मेरी क्योंकि वो डिफरेंट, तो मैंने उसको खैर बना तो दी है पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट से, वो बन भी गया है, लेकिन अभी मैंने उसको वो रेफरल कोड आपका या इसमें क्या तरीकाकार है, या उसमें मैं अकाउंट करके फिर वो रेफरल कोड उसमें ऐड होगा, यानी नहीं, कैसे? वैसे आपने रेफरल लिंक से क्लिक करके आपने किया था उस्मान भाई, आपने रेफरल लिंक पे मैं सर वही तो कह रहा हूँ, रेफरल लिंक नहीं है ना, ये तो मैं एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ कि रेफरल लिंक मुझे तो यहाँ पे पूरे सिर्फ रेफरल फॉर्म आपका है एक्सनेस का, लेकिन लिंक इसमें कोई नहीं है। वो अभी तक मैं देखता हूँ, अगर मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ आपका एक रेफरल बैच 4 के लिए बैच 1 PM, बैच 2, बैच 3, और नीचे जो है वो सिर्फ google.docs.com में आपका जो एक्सनेक्स ID एंड दैट्स ऑल, उसमें कोई लिंक नहीं है। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा ज़रा मुझे, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको याद होगा मैंने पहले भी डिस्कस की थी। जी जी तो 1 मिनट दे दीजिए, मैं बस देख लूँ कि चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। बैच 4, अच्छा, आप अपने बैच 4 में अगर आते हैं, बैच 4 की कैटेगरी के अंदर, PM बैच 4 की कैटेगरी के अंदर, तो आप देखिए अटेंडेंस के नीचे एक्सनेस अकाउंट के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है। ओके ओके, जी बिल्कुल बना हुआ है, जी हाँ बिल्कुल बना है। अगर आप क्लिक करें ना तो उसमें आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने का तरीका एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट का पार्टनर कोड चेंज करने का जो तरीका है, वो मैंने प्रोसेस पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। नहीं, मैं बस उसी में देखता रहा एक्सनेक्स रेफरल, क्योंकि वो बैच के अंदर मुझे ये पता था कि इसमें असाइनमेंट एंड बैच इंक्वायरीज एंड गपशप एंड दिस एंड दैट। कोई बात नहीं, मैंने ये भी यहाँ से देख लें, वेरी ऑनेस्ट कि मैंने ये देखा नहीं। ओके, तो अभी आपने तो मतलब अब जो बन चुका है उसका आपने जो पार्टनर कोड चेंज करना है ना, उसका पार्टनर कोड चेंज करने का जो तरीका, पहले मैं देख लेता हूँ कि आपने मुझे भेजा हुआ है ID अपना, क्या वो आपका ID? नहीं, मैंने नहीं भेजा, अभी मैंने भेजा। हाँ, मैंने वैसे मैसेज में भेजा, वैसे नहीं भेजा। हाँ जी, मैसेज में, जी। हाँ, वो है 25523930 जो आपने भेजा था मुझे। मैं अपने पास ही देख लेता हूँ कि क्या आपका ये आ रहा है मेरे पास। नहीं, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, मैंने कोई अभी ना ही इस पे कोई, जैसे आपका वो था ना, कोई बात नहीं, उसमें नो प्रॉब्लम, मैंने कोई डिपॉजिट भी नहीं किया और कोई आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आपके लिंक के थ्रू नहीं मैंने किया ना, मैंने तो
आपने कौन से लिंक पे क्लिक करके किया था? और अगर आ गया तो सर वैसे ही मैंने जैसे आई थिंक क्रू और गूगल, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेम्बर कि मैंने जस्ट एक्सनेस और फिर जब वो आया और फिर वहां से उसको साइन अप किया या रजिस्ट्रेशन के लिए। ये आपको अगर याद हो मैंने लास्ट शुरू में आपसे बात की थी तो मैंने कहा यार मेरे अमेरिका में आई डोंट नो कि वो करते हैं, कहते जी आप फिर उनको कॉल करके या पता कर लें। हाँ। तो फिर मुझे किसी और से बात हुई, कहते जी वो आपको अमेरिका में नहीं करते। तो फिर मैंने एक्चुअली वीपीएन से, उन्होंने मुझे कहा था जी मैं तो कर रहा हूँ और ठीक है एंड चल रहा है एंड एवरीथिंग इज गुड, तो आप वीपीएन में, तो वो वीपीएन है तो मैं यूज कर लेता हूँ। और फिर वो बन भी गया सारा कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, तो इसलिए मैंने आपके लिंक के थ्रू तो डेफिनेट नहीं किया, तो मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कि कोई भी ट्रांजैक्शन करूँ या कोई भी उसमें डिपॉजिट वगैरह करने से पहले आपसे कि क्या ये चेंज हो सकता है आपके। अच्छा, आपका जो है ना, आपका जो है ना ये आईडी 255239303, ये यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास एडेड है। ओके इधर शो हो रहा है मुझे, प्रॉबेबली बिकॉज कि मैंने कभी अगर कोई लिंक शेयर किया था तो आपने उस पर क्लिक करके चेक करने की कोशिश की होगी एंड इट वाज ऑलरेडी देयर, और फिर बस जब बाद में आपने क्लिक किया तो हिस्टोरिकल जो वेब ब्राउज़र के अंदर हिस्ट्री में आ जाते हैं ना यूआरएल्स, तो वही आपके सामने शो हुआ एंड आपने उस पर क्लिक कर दिया एंड ऑल दैट, ठीक है। तो समहाउ जो भी हुआ, आपका 255239303 ये मेरे पास आईडी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एडेड है। तो अब आप इसके अंदर से मुराद आई जस्ट वांट टू मेक ऐड रेफरल में आ रहा है, वो ऑलरेडी गुड हो गया। तो अब आप इसमें सिंपली जो करेंगे वो आप अपना वेरिफिकेशन आपने करनी है, जो एड्रेस वेरिफिकेशन, मेरा ख्याल अभी शायद नहीं, हाँ वो एड्रेस वेरिफिकेशन कर लें। और उसके बाद आपने इसके अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास ये इनएक्टिव आ रहा है, ये साइन अप डेट आपकी आ रही है मेरे पास 30th of September, प्रॉब्ली शायद पाकिस्तान डेट होगी या जो भी है, 30th of September मेरे पास साइन अप डेट आ रही है पूरा वीक। जी 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 और इसी तरह फिलहाल अभी इसकी यही है, ना ही वेरिफिकेशन प्रोसेस हुई है, ना ही डिपॉजिट हुआ है और ना ही फर्स्ट ट्रेड हुई है। तो ये तीनों चीज़ें आप कर लें, मेरे पास फिर वो एक्टिव में आ जाएगा आपका। ठीक हो गई। मैंने खुद नहीं किया इसे, बिल्कुल सही है, वो इसलिए इनएक्टिव क्योंकि मैंने किया ही कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अकाउंट बना के फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया। तो मेरे ख्याल पहला मैसेज 30th को किया था और सेकंड मैसेज जो आईडी का वो 1st of October को किया था, लेकिन अब वेरीफाइड हो गया कि आपके अंडर है, तो आई विल इंशाल्लाह डू इट। हाँ सही है, तो बाकी अब आपको कोई भी वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, दस गुड हो गया, वेरी गुड, ठीक है, ठीक हो गया। पूरी क्लास को सॉरी, ये मेरा टोटल पर्सनल था, डिफरेंट आउट ऑफ क्वेश्चन था। आपका असल में कुछ ही सेशंस के बाद आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा लाइव मार्केट इवैल्यूएशन एंड डेमो ट्रेड्स, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये ज़रूरी है, तो बेहतर ये है कि सब लोग स्टार्ट कर दें जिन लोगों ने नहीं बनाया अभी तक एक्सनेस का अकाउंट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया भी चेंज हो रहा है। वैसे तो रिकमेंडेड तो यही है, मैं तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलता हूँ कि कम से कम $200 का डिपॉजिट करें, क्योंकि उसके ऊपर आप 20 पिप के स्टॉप लॉस के ऊपर बड़ी आसानी से 1% रिस्क कर सकते हैं। उससे बैलेंस अगर कम रखेंगे तो फिर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल है ना वो फिर पूरी तरह से फॉलो नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज रिस्की कि आप 2% to 4% to 5% रिस्क कर रहे हैं ऑफ द कैपिटल अमाउंट। तो इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि $200 आपके पास मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगेन दैट इज़ योर डिसीजन, क्योंकि लाइव अकाउंट इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि ट्रेड कैसे की जाती है, ट्रेड कब करनी है, कैसे करनी है, कितना बैलेंस डालना है, दैट इज़ टोटली योर कॉल। और डिपॉजिट के ऊपर मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता एक्सनेस की तरफ से, तो दैट इज़ 100% योर ओन डिसीजन। तो ये है जी। इसमें एक और क्वेश्चन सर मेरा,
एसेंस भाई, एक मेरा क्वेश्चन, मैं ये जो मतलब सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी और भी दूसरी यहाँ पे मैं अपना कार्ड या बैंक इंफॉर्मेशन या इस तरह जो है ना वो मैं शेयर नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे मतलब एक्सट्रीमली जो है ना वो द स्कैम्स एंड फ्रॉड्स एंड ऑल ऑफ दोस स्टफ, तो जो भी सिक्योर होते हैं तो वही करते हैं। तो ये जो अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ, ये अगर मैं जैसे वो उसको आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या उसको कहा जाता है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत पुराना तकरीबन 7-8 साल पुराना Coinbase का मेरा है अकाउंट। तो Coinbase से अगर मैं कई मरतबा मैंने वो ट्रांजेक्शन की है और फिर आगे से वहां पे बच्चों से कहा कभी अपना वो क्रिप्टो या जो भी कुछ है उसको चेंज कर दो, USD से चेंज करके यूपीस में आंदा। तो ये इसमें है कि मैं इसमें डिपॉजिट अपने Coinbase से एज अ USDT या USDC या इस तरह कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसमें हैं ऑलवेज अवेलेबल होते हैं USDC DT वगैरह। उस्मान भाई, इन लोगों की एफिलिएशन इन लोगों की एफिलिएशन बाइनेंस के साथ है, एंड अदर देन दैट इन लोगों की एफिलिएशन वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं ना, मेटामास्क एंड ऑल दैट, उनके साथ भी है। लेकिन Coinbase स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक कि Coinbase के साथ इनकी कोई एफिलिएशन है फॉर डिपॉजिट्स। बाकी आप अगर अपने अकाउंट अपने डैशबोर्ड पे जाएं ना, लॉगिन करें और उस पर अगर आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यू वुड गेट काफ़ी सारे ऑप्शंस। उसमें स्क्रिल है, उसके बाद बाइनेंस पे है, बैंक अकाउंट है, देन उसके बाद नीचे क्रिप्टो में देखेंगे तो आपको USDT TRC20 एंड USDC ERC20, हाँ TRC20 ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। TRC20 हाँ तो ठीक है, वो TRC और इनका दैट्स राइट, वो वहां से TRC20 जी अगर ये है तो फिर दैट्स इनफ, और आई मीन दैट्स मोर देन इनफ एक्चुअली, और रिलायबल भी है और मैंने कई ट्रांजैक्शंस की हुई हैं ऑलरेडी। हाँ, तो वो आप जब भी करें, जब भी आप कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जस्ट ट्राई एंड डिपॉजिट $1 किसी भी स्मार्ट चेन से, और देखें कि वो यहाँ पे पहुँच रहा है, कितनी देर में पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है, वो चीज़ें पहले आप अपने तौर पे ना इंश्योर कर लें, तब फिर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कीजिएगा, ठीक है। जब तक जी हाँ, क्योंकि मैंने भी इनके मैंने एक अपने मेटामास्क वॉलेट से मैंने इथीरियम स्मार्ट चेन से $1 सेंड किया था, वो आ गया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक और स्मार्ट चेन से मैंने जिस वक्त सेंड किया $1 तो वो मुझे नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए यू मेक श्योर एट योर एंड के चंद सेंट्स से या चंद डॉलर्स से आप पहले एक टेस्ट ट्रांजैक्शन करें, और उसके बाद व्हेन यू आर 100% श्योर कि हाँ जी अब ये ट्रांजैक्शन मेरी क्रिप्टो की हो जाएगी, तो तभी फिर प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। जी मेरे जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल वजह है, और इसमें क्लास का भी बड़ा हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा जिसने नहीं किया। तो मेरा वो रिलायबल है, मैंने मतलब इन प्रीवियस बहुत की हुई है ऑलरेडी। वो जो आप RN20 जो भी कह रहे थे ना अभी, तो वो जो ब्लॉकचेन है वो ठीक है, मुझे उसमें ट्रस्ट है, मैंने की हुई है ऑलरेडी इन प्रीवियस, काफी है मेरी इसमें। क्योंकि यहाँ पे आपका एक्चुअली आई एम सॉरी टू से अगेन टोटली आउट ऑफ वे बात हो जाती है। वो पाकिस्तान में पैसे भेजने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्स कि भी आपकी कमाई क्या है और आप क्या भेज रहे हैं। तो क्योंकि जहाँ से डॉलर बाहर जाता है तो उनको चुपता है, सिंपल सी बात है। तो वो फिर मैंने ये तरीका पाकिस्तान में पैसे भेजने का, तो बच्चों के पास यहाँ पे वॉइस वगैरह है, पेपाल तो है वहाँ से, अब तो पुराना हो गया, वेंटेज है, और फिर ये क्रिप्टो जब बच्चों का ना बना बाइनांस वगैरह का ये वो, तो फिर ये मेरा ख्याल है ईजीएस्ट अभी तक मेरे लिए यही है। बाइनेंस पे भी अच्छा है, स्क्रिल भी अच्छा है। मैं जो नॉर्मली यूज करता हूँ, मैं नॉर्मली स्क्रिल यूज करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सनेस के साथ ही मेटामास्क अपना कनेक्ट किया और ये बाइनेंस पे कनेक्ट किया, अदरवाइज नॉर्मली मैं स्क्रिल ट्रांजैक्शन करता हूँ। एहसन भाई बिल्कुल आपकी वजह है, दी मोस्ट रिलायबल बाइनांस है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है वो रिस्ट्रिक्टेड है अमेरिका में।
जी जी सही है, तो वो आप अपनी तो कन्वीनियंस के इसलिए अकॉर्डिंगली मेरे आप लिए देख लें। मजबूरी है। तो आपके पास स्क्रिल भी तो है, स्क्रिल भी तो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जी कर जी सकता है। जी, एक दो मरतबा मेरा ख्याल है, मुझे अगर याद पड़ रहा है, मैंने स्किल से किया हुआ एक दो मरतबा, वो भी मतलब रिलायबल है। लेकिन वो जो जैसे वो ना ये जो लास्ट में 20 RN20 या RH20 समथिंग, मुझे जेल में नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत, आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि मेरी एक नहीं मतलब आई मीन ऑलमोस्ट हर महीने काफी ट्रांजेक्शन इसी तरह ही होती हैं इससे, तो वो बड़ी इजी, हमें 1-1.5 मिनट में पहुंच जाता है उनके पास, उधर से आगे से उसी वक्त कंफर्म करते हैं चाचू मामू व्हाटएवर इज डन, दैट्स ऑल। ओके ठीक हो ओके, गया। वो डन हो गया, बस वो आप अपनी तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली देख लें, पर मेक श्योर कि पहले ट्रांजैक्शन टेस्ट ट्रांजैक्शन छोटी अमाउंट से जी करें एंड देन बड़ी ट्रांजैक्शन करें। थैंक यू थैंक यू थैंक। ओके एहतशाम भाई, वीडियोस जब आपके साथ सेशन मुकम्मल होता है तभी उसकी रिकॉर्डिंग ही आती है ना, उसके अलावा तो कोई वीडियो मैंने बनाई नहीं अभी, तो आपके साथ जो लेक्चर्स चल रहे हैं वही रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और आजकल जो जितने भी मेरे सेशंस हो रहे हैं वो उनकी मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा, जो सीनियर बैचेस हैं उनके साथ। तो जब भी मैं कोई सेशन रिकॉर्ड करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग करके तो फिर वो मैं अपलोड करता हूँ। जिस तरह अभी आज आप लोगों के साथ नया टॉपिक डिस्कस हुआ है, तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी करंटली इन प्रोग्रेस है, और जैसे ही हमारा सेशन ख़त्म होगा रिकॉर्डिंग कंक्लूड हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत एडिट करूँगा और सुबह मैं इसको अपलोड कर दूँगा, आप लोगों के लिए वो अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, चलें फिर भाइयों, इधर ही इसको कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आप लोगों से डे आफ्टर टुमारो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह फिर वी कैन डिस्कस ऑन वेंसडे। अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें और इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।